अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद वलीद खान, योर फिजिक्स कोर्स इंस्ट्रक्टर। आज की क्लास के अंदर आज के हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे अपना एक सबसे मन पसंदीदा चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कुछ इसके ये बना लेते हैं कि हमें कौन कौन से सब टॉपिक्स से कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं अपने इस चैप्टर में। देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमें टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं आज की क्लास में, वो चार्ज है। अच्छा, जब मैं चार्ज लिख दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं चार्ज की डेफिनेशन बताऊंगा, ऑब्वियसली उसमें टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हैं, एक्स वाई जी सारी चीजें आ जाती हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। कुछ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम लोग जाएंगे कूलम्स लॉ पर। ठीक है, कूलम्स लॉ के बाद हम लोग लाजमी कवर करेंगे अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइन, सब चीज आ जाती हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। आफ्टर देन दैट हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ टॉपिक हैं जो कि हम लोगों ने अपने इस चैप्टर के अंदर आज की क्लास के अंदर रैप अप करने हैं। तो हम लोग बिस्मिल्लाह करेंगे चार्ज की डेफिनेशन से। ओके, चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। चार्ज की डेफिनेशन से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। जी स्टूडेंट्स, तो चार्ज आपके पास बेसिकली एक ऐसा पार्टिकल है, या ये समझ लें कि चार्ज आपके पास एक दुनिया में खुदा ने या बाय नेचर एक ऐसे पार्टिकल को बोलते हैं जिसकी एक नेचर हो और वो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्जन की सलाहियत हो। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करता हूं तो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ रिपेल होगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन को किसी पॉजिटिव पार्टिकल से करीब रखें तो इलेक्ट्रॉन आपके पास अट्रैक्ट होगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि चार्ज आपके पास एक ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और रिपेल। ओके, ठीक है, एक तो बात ये हो गई। अब चार्ज कैसे बनता है, अगर मैं बात करूं वन कूलम ऑफ चार्ज की, अगर मैं बात करूं वन कूलम ऑफ चार्ज, एक सेकंड जी, वन कूलम ऑफ चार्ज बेसिकली स्टूडेंट्स ये बनता है, लेट सपोज ये आपके पास एक वन कूलम चार्ज है, तो इस वन कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन से कितने प्रोटॉन्स आ सकते हैं, इसके अंदर आ सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, Q is equals to n टाइम्स ऑफ E। ओके, तो अगरचे वो नंबर ऑफ चार्जेस आपके पास इस में मौजूद हैं, इस पैकेट के अंदर मौजूद हैं, तो उसको मिला के क्या बनता है, वन कूलम ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट्स को ये वाली बात पता होनी चाहिए कि भाई वन कूलम ऑफ चार्ज आपके पास क्या है। वन कूलम ऑफ चार्ज बेसिकली आप लोगों के पास एक ऐसा चार्ज है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स या बहुत सारे प्रोटॉन्स मौजूद हों। अब स्टूडेंट सवाल करता है, सर वलीद आपने काउंटिंग नहीं बताई।
तो देखें, काउंटिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे नहीं लिखा मेरे बच्चों सिर्फ डिजाइन के तौर पर, बल्कि आपके पास इस फॉर्मूले से आप आराम से नंबर ऑफ चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या मतलब जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस पूरे पैकेट में मौजूद है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली आप लोगों के पास वो बराबर हो जाएगा N इज इक्वल्स टू Q ओवर E। नाउ व्हाट इज मीन बाय E? E इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास फिक्स है, ये आपके पास एक फिक्स वैल्यू होती है। कितनी होती है मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। और प्रोटॉन भी हो सकता है, मसला नहीं है, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर। अगर आप Q को E से डिवाइड करवा दें, Q की जगह क्या लिखेंगे आप लोग, 1 कूलम। और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 1.6 10⁻⁻19। तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और गालिबन जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आएंगे 6.24 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से सीखने को क्या मिला, यहाँ से सीखने को ये मिला कि 1 कूलम ऑफ चार्ज बनता कैसे। 1 कूलम ऑफ चार्ज ऐसे बनता है कि या तो उसके अंदर 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो, या 6.24 10⁻18 प्रोटॉन्स हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर आपसे कोई ये बात बोले कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज अ पार्टिकल विच, या ये कह सकते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज इज अ पैकेट which consists of 6.24 10 to the power 18 electrons or protons. Okay students, कुछ बात करेंगे चार्ज की यूनिट की। यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम्स। ओके, ये आप लोगों के पास चार्ज की यूनिट आ गई। ओह, ऑलराइट। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपकी गोश गुजार करना चाहूंगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास ये होती है कि जो चार्ज है उसकी दो नेचर्स हो सकती हैं। चार्ज हैज टू टाइप्स। एक आपके पास कहलाएगा पॉजिटिव और एक आपके पास कहलाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव से मुराद हम प्रोटॉन कह सकते हैं, ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सिर्फ दुनिया में एक पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन नहीं होता, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। और नेगेटिव पार्टिकल के अंदर हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के पास जो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं या कुछ की पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। जो चार्ज है वो बेसिकली आपके पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज बेसिकली आप लोगों के पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब मैटर के अंदर की एक खास बात होती है, एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है जिसको हम चार्ज कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एटम की बात करूं, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसके नतीजे में चार्ज डिसाइड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक निकल चुका होगा तो उसको उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, +1। दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उसमें क्या चार्ज आएगा, +2। तो उसका मतलब क्या है कि चार्ज जो बेसिकली है वो एक इंटरनल, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, ठीक है। और आपके पास इस प्रॉपर्टी की वजह से जो आपके पास चार्ज है वो एक्सपीरियंस करता है अट्रैक्शन और रिपल्जन, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा और हम आगे जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। कुछ बातें आपके गुजार करना चाहूंगा। जो आपके पास लाइक चार्जेस होते हैं, ऑब्वियसली ये है इंपॉर्टेंट, लेकिन लिखना जरूरी है। लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे हमेशा, ठीक है। ऑलवेज रिपेल ईच अदर। जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है वह आपस में हमेशा हमेशा क्या होगा, रिपेल होगा,
ठीक है, हमेशा रिपेल होंगे, जबकि जो हमारे पास लाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट होंगे। लाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल है। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, सो दे जस्ट ट्राई टू get closer to each other because they are alike and they can attract with each other. Is that okay? अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास चार्ज की कुछ और भी कुछ खासियत हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी नाउ। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास ये है, जो चार्ज है उसकी एक नेचर होती है दैट इट we can reduce the overall charge of the particle by summing up by taking the algebraic sum of all the individual charges present in that matter, present in that system, present in that atom। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसको हम कह सकते हैं एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर से मुराद क्या? एडिटिव इन नेचर से मुराद ये है कि हमें सिस्टम का टोटल चार्ज कैसे मालूम होगा? जब हम तमाम उसके अंदर एक इंडिविजुअल चार्जेस मौजूद होंगे, उनको सबको ऐड करवाएंगे। ओके, तो द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is the algebraic sum of all charges present inside the body। ओके, क्या मतलब हुआ? आज मैं आपको मतलब समझाता हूँ। डिस्कस कर रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टी इन नेचर। लेट सपोज अगर हमारे पास एक एटम है सोडियम का, सोडियम के एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और 11 ही प्रोटॉन्स मौजूद हैं उसके न्यूक्लियस में। ठीक है, अब अगर हम लोग नेट चार्ज मालूम करना चाहते हैं, टोटल चार्ज मालूम करना चाहते हैं कि सोडियम के एटम पे टोटल चार्ज कितना है, तो हमें तमाम चार्जेस को ऐड करना पड़ेगा। सो +11 इंटू +11, तो हमारे पास जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। सो दैट मीन्स कि जो एटम है सोडियम का ये न्यूट्रल है। अगर ये किसी के साथ रिएक्ट करता है और अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, तो अब जब हम इसको ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो आंसर 0 नहीं आएगा। आंसर 0 बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो दैट इज व्हाट द एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो हम लोग किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज है या उसकी जो चार्ज वैल्यू है या जो उसके ऊपर वैलेंसी है, हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हम उसके नंबर ऑफ चार्जेस को अलजेब्रिक सम कर लें और जो आंसर आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज द ओवरऑल नेट चार्ज इन दैट सिस्टम और इन दैट एटम और इन दैट बॉडी। ओके, अगली प्रॉपर्टी हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं, आई गेस दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपसे डिस्कस करने लगा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 5 है आप लोग के पास चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड चार्ज। स्टूडेंट, क्वांटाइज चार्ज से मुराद क्या है? जब भी वर्ड आ जाए क्वांटाइज का, आपके ध्यान में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, पैकेट, या आपके ध्यान में आना चाहिए बंडल। ओके, तो बेसिकली आप लोगों के पास जो चार्ज है वो पैकेट की फॉर्म में या बंडल की फॉर्म में अवेलेबल होता है, जो कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, 2 कूलम ऑफ चार्ज, 3 कूलम ऑफ चार्ज, इट इज अवेलेबल इन अ फॉर्म ऑफ पैकेट। और उस पैकेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल से इसकी जो डेफिनेशन है वो हम लोग लिख सकते हैं, बना सकते हैं। चार्ज इज quantized in nature, that is integral multiple of elementary charge। ओके, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल का मतलब होता है आपके पास n, मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई, एलिमेंट्री चार्ज का मतलब e।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पैकेट आ जाएगा जिसको हम क्वांटाइज चार्ज कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so that is the another property of the charge. Now the next thing of the charge is types of charges. देखिए, हम नेचर ऑफ चार्जेस की बात नहीं कर रहे, हम टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो देखें हमारे पास जो टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं उसमें सबसे पहले जो पहला चार्ज आएगा वो आपके पास आएगा, वो आपके पास होगा पॉइंट चार्ज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज का मतलब आपके पास ये होता है कि एक ऐसा चार्ज जो कि इतना छोटा हो कि उसकी डायमेंशन दो चार्जेस के दरमियान के डिस्टेंस से बहुत छोटी हो। लेट सपोज ये दो हमारे पास चार्जेस हैं, इनके दरमियान आपको एक डिस्टेंस नजर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपके पास इस चार्ज का साइज आपको नजर आ रहा है, दैट इज द साइज ऑफ चार्ज। अगर आप इस साइज को डिस्टेंस से कंपेयर करवाएं तो डिस्टेंस अच्छा खासा बड़ा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ चार्ज। तो बेसिकली दैट टाइप ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज, कि जिसकी साइज बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स चार्ज। ओके, सोर्स चार्ज बेसिकली क्या होता है? अ चार्ज, एक ऐसा चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंसिडर करते हैं। अ चार्ज whose electric field is under consideration. A charge whose electric field is under consideration. अब आप बोलेंगे सर इसकी मिसाल क्या है? भाई मिसाल हम लोग ये लेते हैं कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जिक्र करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि एक हमारे पास चार्ज है जिसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और आपके पास उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो वो बेसिकली जो हमने चार्ज कंसिडर किया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्क्राइब करने के लिए, वो बेसिकली हमारे पास कहलाता है सोर्स चार्ज। अब आपको क्लियर हो चुका होगा। जो थर्ड आप लोगों के पास है चार्ज वो है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? टेस्ट चार्ज नाम से समझ में आ रहा है, टेस्ट चार्ज आपके पास एक ऐसा चार्ज है जो कि यूज होता है सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए। ओके, अ चार्ज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो वो चार्ज जिसको आप लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाली फोर्स मालूम करने के लिए, उसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए, सो दैट टाइप ऑफ चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ठीक है, मैं देखें बात यह है कि हमें लेट सपोज बायो के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग माउस कंसिडर करते हैं। तो माउस के अंदर फिर हम लोग उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको कोई डोजेज देते हैं और फिर हम रिएक्शन देखते हैं कि उसका आया क्या। तो बेसिकली इसी तरीके से हम एक चार्ज कंसिडर करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दैट टाइप ऑफ चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ओके, अच्छा, जो टेस्ट चार्ज का जो सिंबल होता है वो आपके पास होगा क्यू नॉट। ओके, और जिसकी नेचर है अमूमन तौर पे वो हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, जनरली टेकन एज पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, चलो देखिए भाई हमारे पास जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस चार्ज और स्टैटिक्स मींस रेस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ चार्जेस की। ओके, ऑलराइट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। चार्जेस ही हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, देखें
हम लोग जो आज की क्लास के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिस्कशन करेंगे, सबसे पहली जो उसमें डिस्कशन है वो आप लोगों के पास है क्लाउड। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंटर्स। नाम सुना होगा लाजमी आपने क्लाउड्स के हवाले से और प्रिंटर्स के हवाले से। तो पहले तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परसेप्शन क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब आपके पास चार्ज हो गया और स्टैटिक्स का मतलब आपके पास हो गया रेस्ट। ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये वाली बात ऑलरेडी पता ही होती है। अब हम इस चीज को अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ एग्जांपल्स के अंदर। दो बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, वो डिस्कस कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं लाइटनिंग, बिजली का कड़कना। जब आपके पास बारिश होने वाली होती है, बिजली कड़कती है, बिजली नजर आती है, तो भाई ऐसा होता क्यों है, बिजली बन कैसे रही है वहां पर। तो आइए इसको जरा समझते हैं हम लोग। आपने गौर से समझना है, देखना है, समझना है, सीखना है। बेसिकली होता ही है कि जो चार्जेस हैं, जो आपके पास चार्जेस हैं, वो क्लाउड्स के अंदर इंड्यूस हो जाते हैं। ये आपके पास क्लाउड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं, कुछ आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, अब दूसरा क्लाउड है, भाई उसमें भी चार्जेस होंगे पॉजिटिव, उसमें भी हो सकता है चार्जेस नेगेटिव हो सकता है ना, ठीक है। अब होगा क्या, बात यह है कि ये जो हमारे पास चार्जेस मतलब एक क्लाउड में नेगेटिव है, दूसरे क्लाउड में पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है, तो पीछे उसके रीजंस ये है कि जो चार्ज है वो इंड्यूस हुआ हुआ है, चार्ज इंड्यूस हुआ हुआ है। अब चार्ज इंड्यूस करने के लिए आपको ये वाली बात पता है कि दो चीजों को हम लोग रब कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंडक्शन ऑफ चार्जेस की, इंडक्शन ऑफ चार्जेस की, देखें चार्ज आपके पास फ्रिक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो सकता है, बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रिक्शन के जरिए, रबिंग के जरिए, इंटरेक्शन के जरिए हम चार्जेस को इंड्यूस कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ। भाई देखिए, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि आपके पास रॉड है और एक आपके पास सिल्क क्लोथ है, सिल्क क्लोथ। जब आप इस सिल्क क्लोथ को इस रॉड के ऊपर रब करेंगे कंटिन्यूअसली, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास रॉड है, रॉड, इस पे चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और जो कपड़ा है, जो सिल्क क्लोथ है, उसके ऊपर भी चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस फिनोमेना को हम लोग फिजिक्स के अंदर नाम देते हैं बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन। द चार्जेस आर इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है पैदा होना। तो रॉड पर या इस कपड़े पे चार्जेस पैदा हो गए एक दूसरे से इंटरेक्ट करने से, सो दैट फिनोमेना इज नोन एज इंडक्शन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा जी, अब जब ये दो क्लाउड्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली अगर एक क्लाउड ने अपने चार्जेस निकाल के दिए, इलेक्ट्रॉन्स निकाल के दिए दूसरे क्लाउड को, दैट इज अ क्लाउड वन, दैट इज अ क्लाउड टू। तो जब आपके पास एक दूसरे से ट्रांसफरेंस हुई चार्जेस की, तो इसका मतलब क्या है कि एक क्लाउड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ सकते हैं, दूसरे क्लाउड में भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, अब होगा ये कि जो हमारे पास जमीन है, आ, नीचे जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे भी हमारे पास कुछ चार्जेस मौजूद होते हैं। ठीक है, अर्थ पे भी हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, मौजूद होंगे। और से सुनिएगा स्टूडेंट्स, समझिएगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस बिल्डअप हुए हैं, ये नेगेटिव चार्जेस जो बिल्डअप हुए हैं, और से देखिए, जो नेगेटिव चार्जेस बिल्डअप हुए हैं, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं ग्राउंड के पॉजिटिव चार्जेस से। ग्राउंड के क्या, ग्राउंड के पॉजिटिव चार्जेस से। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब आपके पास ये इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, जब ये आपके पास नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, क्लाउड के पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड के इंटरेक्ट करेंगे आपस में, तो नतीजे में आपके पास एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, स्पार्क, एक लाइटनिंग निकलेगी। क्या निकलेगी, एक लाइटनिंग महसूस होगी, एक लाइटनिंग निकलेगी। ठीक है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव, अब यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं दूसरे मार्कर से। ये जो हमारे पास पॉजिटिव है और ये कुछ नेगेटिव है, जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो इनकी इंटरेक्शन से क्या होगी, एक लाइटनिंग पैदा होगी। तो तभी जब क्लाउड्स आपस में टकराते हैं,
तो लाइटनिंग कॉज होती है। और आपने ये भी देखा है कि जमीन पर बिजली आके ठहरती है, किसी पे गिरती है। अब गिर क्यों रही है? गिर इसलिए रही है बिकॉज आपके पास क्लाउड में चार्जेस हैं, वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो इंटरैक्ट कर रहे हैं जमीन पे अपोजिट चार्जेस से। तो वो आपने सुना होगा आसमान से बिजली नीचे जमीन पे गिरी, तो उसके पीछे ये रीजन है। तो दैट इज ऑल्सो अ लाइटनिंग। तो देखिए ना, इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, ये भी आपके पास लाइटिंग है, लाइटनिंग है। सो लाइटिंग बेसिकली आपके पास एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन होता है। चार्जेस पहले से बॉडी में इंड्यूस हुए हुए होते हैं, जो कि मैंने आपको साइड पे बता दिया कैसे। और आपके पास जब वो चार्जेस, अपोजिट नेचर चार्जेस, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, टकराते हैं, तो नतीजे में आपको क्या मिलती है? लाइटनिंग मिलती है। ठीक है, इसकी सबसे अच्छी मिसाल, कोई बच्चा बोले सर हम इस चीज को नहीं मानते, तो देखें मैं आपको एक मजीद एक अच्छी एग्जांपल दे सकता हूँ उस बात को समझाने के लिए, कि आप लोग एक काम करें कि सर्दियों में जो मैट होता है, कारपेट होता है, आप अपने पैर को अच्छी तरीके से उस पर रगड़ें, अच्छी तरीके से रगड़ें, या अपने हाथ को रगड़ें। ठीक है, अच्छा जी। अब आपके हाथ में चार्जेस इंड्यूस हो गए। क्या इंड्यूस हो गए? चार्जेस इंड्यूस हो गए। लेट सपोज आपके हाथ में पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए। आपकी फिंगर पे पॉजिटिव चार्जेस उसकी सरफेस पे इंड्यूस हो गए, क्या करने से? पैर को रगड़ने से। ठीक है ना, कहां पर? मैट पर, कारपेट पर। ठीक है, इंडक्शन का फिनोमेना हुआ और आपके पैरों पर, आपकी उंगली पर, फिंगर पर चार्जेस इंड्यूस हो गए पॉजिटिव। अब आप सर्दियों में देखें किसी भी लोहे की चीज को, मिसाल के तौर पे आपके कमरे का जो दरवाजा है उसमें ऑब्वियसली जो उसका हैंडल है वो आपके पास सर्कुलर है या आपके पास फ्लैट उसका हैंडल है, वो स्टील का बना हुआ होगा। जैसे ही आप उसको टच करेंगे आपको एक स्पार्क महसूस होगा। आप बोलेंगे अरे यार ये तो मुझे करंट लग रहा है। वो करंट नहीं लग रहा। बात यह है कि वो जो आपके पास स्टील था उसके अंदर नेगेटिव हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। वो जैसे ही आपके फिंगर के पॉजिटिव चार्जेस से इंटरेक्ट करेंगे आपको हल्का सा एक बिजली करंट लगता है। सो दैट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? तो अगर आपने ये समझना है तो आप इस फिनोमेना को भी अपने जहन में लेकर आ सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों के पास है वो है दूसरी एप्लीकेशन, फोटोकॉपियर्स एंड लेजर प्रिंटर्स। एंड लेजर प्रिंटर्स, हम सिर्फ वैसे भी प्रिंटर्स भी लिख सकते थे, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, तकरीबन सारे मामला वही हैं, कुछ चीज़ें चेंज हैं तो देख लेंगे हम लोग। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज अगर हम फोटोकॉपियर से मिसाल ले लें तो वो भी बेहतर है। बिकॉज देखें फोटोकॉपियर में जो हमारे पास प्रिंट होके पेज जाता है, प्रिंटर में हम डेटा देते हैं कंप्यूटर को और वो प्रिंट होके मशीन से निकल जाता है, तो कॉमन बात है। तो अगर आप एक चीज को समझ लें तो आपको प्रिंटर्स का भी समझ में आ जाएगा फंक्शन, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत किसी को भी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। तो लेट सपोज आप लोगों के पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया। ठीक है, दैट इज योर डॉक्यूमेंट। और थोड़ा सा उसको बड़ा कर देते हैं। ये आपके पास डॉक्यूमेंट है। अब आपने क्या करना है, इसकी फोटो कॉपी बनानी है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले क्या होगा, ये तो आपके पास आ गया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इस पे लेट सपोज इसके अंदर हम लोग फिजिक्स लिख देते हैं, फिजिक्स। ठीक है, ये आपने इसका प्रिंट करवाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ऑलराइट। अब क्या होगा, आप इस डॉक्यूमेंट को रखेंगे कॉपिंग प्लेट के ऊपर। मतलब फोटोकॉपी वाला क्या करता है भाई, आपसे डॉक्यूमेंट लेगा और वो अपनी मशीन ओपन करेगा और उस पेपर को, जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसको रखेगा उस कॉपिंग प्लेट पर। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने इमेज डॉक्यूमेंट की, इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट is placed on the positively charged copying
प्लेट, दैट इज कॉपिंग प्लेट, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, यहां से एक चीज सीखने को मिली। अच्छा, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ। जो कॉपिंग प्लेट है वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हुआ कि आपने देखा होगा नीचे से ग्रीन लाइट आपको फ्लैश लाइट नजर आती है, ऐसे ही ना। तो जहां पे लाइट पड़ेगी, ठीक है, लाइट पड़ेगी प्लेट के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके पास उस क्या नाम है, जो आपके पास पेपर है उस पे एम्बोज हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मैंने बात बोली है उस चीज को मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लिख देता हूँ। लाइट फॉल्स ऑन टू द प्लेट, कौन सी प्लेट, वो जो कॉपिंग प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइट फॉल्स ऑन टू द प्लेट एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज लीक्स अवे। अच्छा, अब ये लीक्स अवे का मतलब क्या है, जो मैं कह रहा था कि एम्बोज हो जाता है। अच्छा जी, और से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रखा कॉपिंग प्लेट के ऊपर, और जो कॉपिंग प्लेट है वो है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब क्या होगा, नीचे से जो लाइट निकलेगी, जो आपको फ्लैश लाइट चलती हुई नजर आती है, वो क्या कर रही होती है, वो जो चार्जेस इम्बोज हो चुके होते हैं आपके डॉक्यूमेंट पर, वो तमाम के तमाम चार्जेस वो क्या हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं जैसी लाइट टकराती है। ठीक, बिकॉज आपको ये वाली बात पता है कि जो लाइट है वो आपके पास एक लेजर लाइट है, एंड लेजर लाइट की एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि जब लेजर लाइट किसी चीज पे टकराती है तो हो सकता है कि जो एटम्स हैं वो आइंस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, या जो चार्जेस हैं वो आपके पास अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। सो दैट इज वाई कि जैसी लाइट टकराती है प्लेट के ऊपर तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो वहां से निकल जाते हैं, और जो चार्जेस जो इम्बोज हुए हुए होते हैं पेपर पे, वो आपको एक ट्रेसिंग मिल जाती है। ठीक है, उस कॉपिंग प्लेट के ऊपर, मैं रिपीट कर देता हूं, उस कॉपिंग प्लेट के ऊपर, उस कॉपिंग प्लेट के ऊपर वो जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखा था उसका एक पैटर्न चार्जेस का बन गया, और जैसी लाइट टकराई तो वो चार्जेस का जो पैटर्न बना था आपके डॉक्यूमेंट रखने से, वो तमाम के तमाम चार्जेस का वो जो एक पैटर्न था वो लाइट ने लीक कर दिया। लीक से मुराद ये कि अपने पास सेव कर लिया, वहां से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ता। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज ब्लैक टूनर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने, नेगेटिवली चार्ज ब्लैक टूनर particles are attracted to the remaining positive area। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हमारे पास प्रिंटर में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ब्लैक टूनर। ठीक है। अच्छा, अब जो ब्लैक टूनर है उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट करेंगे कहाँ कहाँ पर, पॉजिटिव एरिया पर। ठीक है। अब आप बोलेंगे ये पॉजिटिव एरिया कहाँ पर आया, देखें, मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, अगर हम थोड़ा सा वापसी रिकॉल करें तो जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो कॉपिंग प्लेट पर आया, कॉपिंग प्लेट थी पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो इम्बोज हो गए कॉपिंग प्लेट पर। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि कॉपिंग प्लेट बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, लेट सपोज हम इस तरीके से कर लेते हैं, ये हमारी कॉपिंग प्लेट है और ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ये क्या हमारा ओरिजिनल, ओडी का मतलब याद रखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। अब जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पूरी प्लेट पे मौजूद है ना, तो पॉजिटिव चार्जेस चिपक गए, पॉजिटिव चार्जेस स्टिक हो गए, किसके ऊपर स्टिक हो गए, डॉक्यूमेंट पे स्टिक हो गए। याद रखिएगा इस बात को, पॉजिटिव चार्जेस स्टिक हो गए, पॉजिटिव चार्जेस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे स्टिक हो गए। भाई बाकी तो बच गए ना रेस्ट चार्जेस, रेस्ट पॉजिटिव चार्जेस ये वाले, इनकी बात कर रहा हूँ, तो ये अब काम के नहीं है फिलहाल। तो जब लाइट पड़ेगी, जब लाइट इसके ऊपर फ्लैश लाइट एक पड़ेगी, जब इसके ऊपर एक फ्लैश लाइट टकराई जाएगी, तो ये जो आपके पास जो ये सारे जो चार्जेस थे, एक्सेस चार्जेस, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से लीक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और जो चार्जेस इम्बोज हुए हुए थे डॉक्यूमेंट पर वो एज इट इज उस पर रहेंगे। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट पर
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर अभी पॉजिटिव चार्जेस हैं, उसकी ट्रेसिंग है, क्या है उसकी ट्रेसिंग बनी हुई है, ठीक है। और कैसे बनी, जब आपने उसको प्लेट पे रखा हुआ था, उसपे कॉपिंग प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो सब चीजें लीक हो गई, लीक से मुराद ये कि जो एक्सेस चार्जेस थे वो लीक हो गए। अब क्या हुआ कि जो ब्लैक टूनर था, जो आपके पास ब्लैक टूनर था, लेट्स सपोज दैट इज अ ब्लैक टूनर, लेट्स सपोज, तो बीटी कर लेते हैं, दैट इज अ ब्लैक टूनर। ब्लैक टूनर के पास नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है। वो अट्रैक्ट करते हैं इन पॉजिटिव चार्जेस से, जो कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट, अगली बात, ठीक है, अगली बात पर आएंगे। उसके बाद क्या होगा, तमाम स्टूडेंट गौर से देखिएगा। उसके बाद ये होगा कि अब हम एक पेपर रखेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा कि टूनर के नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर चुके हैं, अट्रैक्ट कर चुके हैं, अट्रैक्ट कर चुके हैं आपके उस एरिया के ऊपर जहां पर एक्चुअली आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखा हुआ था। उस एरिया पर आपके पास नेगेटिव चार्जेस इम्बोज हो चुके हैं या आ गए थे, ठीक है ना, अट्रैक्ट कर गए थे पॉजिटिव चार्जेस से, ठीक है। डॉक्यूमेंट तो उसने दे दिया फोटोकॉपी वाले ने, अब वो जो एरिया जो आपके पास था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं, अब उससे लेना देना है आपको। तो वो जो एरिया है आपका, वो इस एरिया से ब्लैक टूनर के पॉजिटिव चार्जेस हिट करेंगे, कर गए हिट, ठीक है, हिट कर गए। अब हिट करने के बाद क्या हुआ, आप एक पेपर रखेंगे, पेपर इज प्लेस्ड, इसको ऐसे लिख लेते हैं, पेपर इज प्लेस्ड ओवर द कॉपिंग प्लेट, ओके। और टूनर जो है, टूनर इज ट्रांसफर टू द पेपर, टूनर इज ट्रांसफर्ड टू द पेपर and heated to make it stick। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने एक पेपर रखा, ऑब्वियसली आप फोटोकॉपी करवाने आए ना, या प्रिंट करवाने आए, जो भी है, तो आप पेपर तो रखेंगे। तो जो पेपर होगा वो आपके पास क्या होगा, वो कॉपिंग प्लेट के ऊपर, मतलब एक अंदर प्लेट होती है फोटोकॉपी के अंदर या फोटोकॉपियर मशीन में, तो उसके अंदर एक कॉपिंग प्लेट होती है, आप उसके ऊपर वो पेपर रखते हैं जिसके ऊपर आपने फोटोकॉपी करवानी है। भाई यही बात है ना, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देते हैं, आप उसने वापसी कर दिया, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का क्या हुआ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वो जो तस्वीर थी वो उसके कॉपिंग प्लेट ने वो कैप्चर कर ली। कैसे कैप्चर करी, वो जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो एक पैटर्न के तौर पे, ट्रेसिंग के तौर पे वो जमा हो गए, और जो एक्सेस चार्जेस थे वो लाइट ने उसको लीक कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद जो ब्लैक टूनर था, ब्लैक टूनर जो आपके पास था, वो आपके पास उस ट्रेसिंग के ऊपर जो कि हुई कॉपिंग प्लेट ने की, वो ब्लैक टूनर के नेगेटिव चार्जेस या जो वो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे वो अट्रैक्ट कर जाएंगे आपके उस एरिया पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ऐसे ही है। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है, अब आप पेपर रखेंगे ना भाई, पेपर पे ही तो उसकी इमेज आएगी फोटोकॉपी की जो आपने करवानी है। तो जो पेपर है, पेपर आपने रखा कॉपिंग प्लेट पर, और जो टूनर है, टूनर जो आपके पास है वो ट्रांसफर होगा कहां पर, पेपर पर। अब आप बोलेंगे ये टूनर कहां से आ गया, देखें ये वो टूनर था, ये वाला स्टेप आपको याद होगा। इस स्टेप में आपके पास क्या था कि ब्लैक टूनर के पार्टिकल्स को इस एरिया पे जहां पर आपके पॉजिटिव चार्जेस मौजूद थे, याद रखिएगा, जहां पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद थे, इस एरिया पे क्या मौजूद थे, पॉजिटिव चार्जेस मौजूद थे, और ब्लैक टूनर को हिट किया था। ब्लैक टूनर को ब्लैक टूनर को करीब रखा हुआ था, मैं बीटी लिख देता हूँ, बीटी आपके पास क्या है, ब्लैक टूनर है। तो ये चार्जेस इससे अट्रैक्ट हुए थे, उसका मतलब क्या है कि आपके पास एक एक पैटर्न मिल चुका है, आपके पास एक पैटर्न मिल चुका है ऐसा, जहां पर नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद हैं और पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हैं, ठीक है ना। ये आपके पास एक पैटर्न ये मौजूद है, डॉक्यूमेंट नहीं है, पैटर्न है, दैट इज अ पैटर्न। ये आपके पास एक पैटर्न मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस पैटर्न को पहुंचाया जाता है पेपर पर, कहां पर, पेपर पर। और वो जो टूनर था, वो टूनर जो था, जो कि इंटरैक्ट कर रहा था, किससे इंटरैक्ट कर रहा था, पॉजिटिव चार्जेस से, वो आपके पास पेपर पर बिछाया जाता है, पेपर के करीब रखा जाता है, और
उसको गर्म किया जाता है ताकि वो टूनर स्टिक हो जाए कहाँ पर, पेपर पर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बेसिकली आपके पास पैटर्न है ना, ये बेसिकली आपके पास एक टूनर है, टूनर की नई शक्ल है, न्यू फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, ये न्यू फॉर्म है। अब न्यू फॉर्म कैसे, टूनर के पास नेगेटिव चार्जेस थे, लेकिन देखें उसने इंटरेक्ट किया था किससे, उसने पॉजिटिव चार्जेस से इंटरेक्ट किया था। इसका मतलब क्या है, टूनर की एक नई शक्ल आ गई। अब आप इस टूनर को, ये दैट इज अ टूनर, दैट इज नॉट द इमेज, दैट इज नॉट द पेपर, दैट इज नथिंग, जस्ट क्या है आपके पास, ये टूनर की एक मैंने एक फ्रेम बना दिया ताकि आपको याद रहे कि टूनर ने, ब्लैक टूनर ने इंटरेक्ट किया था पॉजिटिव पार्टिकल से, तो टूनर की ये शक्ल हो गई। वो टूनर अब आपके पास, आप एक खाली पेज रखेंगे अपने फोटोकॉपी मशीन में या प्रिंटर में, तो वो टूनर अब इंटरेक्ट करेगा पेपर से। ठीक है, और पेपर कहां रखा जाता है, कॉपिंग प्लेट के ऊपर, इसको तो छोड़ दें। अच्छा, अब जब पेपर टूनर से इंटरेक्ट करेगा तो टूनर में बहुत सारे चार्जेस थे, वो पूरा पैटर्न बना हुआ था ये वाला, वो पूरा छप जाएगा किसके ऊपर, आपके पेपर पर। ठीक है, और जब वो छप जाएगा आपके पेपर पे, तो आपको बाहर जैसे ही निकलेगा, जैसे ये बाहर निकलेगा, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा एक फोटोकॉपी इमेज जो कि आपने निकाली पूरा प्रोसीजर करके। तो मैं यहाँ पे आखिरी लिख देता हूं, द फोटोकॉपी इज टेकन ऑफ फ्रॉम द कॉपी प्लेट। ओके, बस ये आपके पास है। तो पहला प्रोसीजर है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, दैट इज द वन, दैट इज स्टेज टू, दैट इज स्टेज थ्री, दैट इज स्टेज फोर एंड दैट इज स्टेज फाइव। थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ ताकि चीज़ों को कंसोलिडेट कर दूँ। भाई देखें, आपने प्रिंट करना है, आपने फोटोकॉपी करनी है, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखा कॉपिंग प्लेट पर, कॉपिंग प्लेट के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, वो इम्बोज हो गए कहाँ पर, आपकी इमेज पर। ठीक है, अब होगा क्या, अब होगा आपके पास ये कि जैसे ही आप अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखते हैं तो उसका खास पैटर्न छप जाता है कॉपिंग प्लेट पर, और जो रेस्ट चार्जेस हैं वो लाइट से क्या हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, जो कि आपके अननेसेसरी चार्जेस होते हैं। सिर्फ आपके पास सिर्फ उतना हिस्सा, उतना फ्रेम रहता है जिस हिस्से में आपने वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखा था। इसका मतलब क्या है कि उस पीस ऑफ फ्रेम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं। थर्ड स्टेप पे क्या हुआ, थर्ड स्टेप पे हुआ कि ब्लैक टूनर एक आया, उसने वो आया क्या नाम है, स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन से मुराद ये है कि सामने फ्रंट पर आया, और जो ब्लैक टूनर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। नेगेटिव चार्जेस आपके पास इंटरेक्ट करेंगे उस हिस्से पर जिसपे पॉजिटिव चार्जेस ऑलरेडी मौजूद थे, और आपके पास यहाँ पे एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का एक इंटरेक्शन हमें मिला, और नतीजे में हमारे पास एक फ्रेमवर्क मिल गया जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमें मिल रहे नजर आ रहे हैं थर्ड स्टेप में। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमने एक पीस ऑफ पेपर रखा, और वो जो पूरा जो हमारे पास एक टेक्सचर बना हुआ था पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का ब्लैक टूनर पर, वो छप गया इसके ऊपर चौथे प्रोसेस में, पेपर पर हीट देकर। तभी आप जब फोटोकॉपी करवाते हैं, प्रिंटर से प्रिंट भी निकालते हैं, तो आपको कुछ वो गर्म महसूस होता है, वो इसलिए बिकॉज जो टूनर है उसका इंटरेक्शन पेपर के साथ होता है, तो उसको स्टिक करना होता है उस पूरे फ्रेमवर्क को, उस पूरे खास पैटर्न को, तो ऑब्वियसली इट टेक्स सम काइंड ऑफ हीट एनर्जी, एंड आफ्टर देन दैट आपके पास एक फोटोकॉपी, एक इमेज आ जाती है, एक फोटोकॉपी मशीन आ जाती है, ये एक सॉरी एक फोटोकॉपी, एक इमेज आ जाती है, एक पेपर मिल जाता है जो कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का था उस जैसा ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास बेसिकली एप्लीकेशन हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के ऊपर कुछ बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कूलम्स लॉ? बेसिकली आपके पास कूलम्स लॉ ये फरमाता है आपसे, सबसे पहले तो ये अप्लाई होता है पॉइंट चार्जेस पे, इट अप्लाइज ऑन द पॉइंट चार्जेस, ये अप्लाई होता है पॉइंट चार्जेस पर। ठीक है, ऑलराइट। अब इस कूलम लॉ में पढ़ते क्या हैं, हम इस लॉ में पढ़ते ही हैं, हम इस कूलम लॉ में पढ़ते ही हैं कि टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, ओके, बाय अ फोर्स। आपके पास दो चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे। अट्रैक्शन और रिपल्शन कौन से चार्जेस की होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास अट्रैक्शन और रिपल्जन हो रही है,
ये है एक फोर्स के नतीजे में, इसके नतीजे में, एक फोर्स के नतीजे में, उस फोर्स को हम लोग फिजिक्स में नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के दरमियान। अच्छा, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान एक फासला है, इसको याद रखिएगा। और दोनों चार्जेस के एक मैग्नीट्यूड Q1 ले लें, दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या ले लें, Q2 ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कूलम्ब भाई ये फरमाता है, कूलम्ब लॉ ये फरमाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब ये है कि अगर आप दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं, अगर आप दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो फोर्स बढ़ जाएगी। सो दैट मीन्स कि फोर्स और आर का रिलेशनशिप आपके पास क्या है, इनवर्स है। अच्छा, ये वाले रिलेशनशिप को हम लोग फिजिक्स के अंदर नाम देते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। याद रखिएगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, जब हम इन दोनों रिलेशंस को आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद हमारे पास आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। रिलेशनशिप का साइन रिमूव करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक कांस्टेंट आएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब सवाल ये रेज होता है कि सर ये है क्या, कि K का मतलब फिलहाल होता है कूलम्स कांस्टेंट, और कूलम्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर फॉर एयर। ठीक है। अच्छा, ये जो खुद के है, ये के होता किसके बराबर है, ये बेसिकली बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के। अब ये एप्सिलॉन नॉट है क्या चीज़, आए इसको ज़रा समझते हैं। बात ये है कि हमारे पास एप्सिलॉन नॉट को हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मतलब क्या है, देखिए जो चार्जेस हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, चार्जेस क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बीच में क्या है, बीच में खाली जगह है, एक स्पेस है। तो उस स्पेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, पास हो रही हैं, उस स्पेस में से पास हो रही हैं। और जब वो पास हो रही हैं तो नतीजे में वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंट्रीब्यूट कर रही हैं दोनों चार्जेस को करीब आने में। तो वो जो स्पेस है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो एक फैक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कर रहा है स्पेस का, उस फैक्टर को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर। अगर आपके पास कोई दूसरा मटेरियल आ जाए दो चार्जेस के दरमियान अदर देन एयर, या कोई प्लास्टिक, कोई वुड, या कोई मीका डिस्क या कुछ भी, तो फिर आपके पास एक और मटेरियल, एक और फैक्टर आ जाता है जिसको आप बोलते हैं relative permittivity of any other material, of any other material. Okay students, okay. अच्छा, अगर मैं सिर्फ एयर की बात करूं तो एयर के लिए याद रखिएगा एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1। अच्छा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू वैसे हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, वन होती किसकी है, सिर्फ एयर की, लेकिन हम मटेरियल की जब बात करते हैं तो हम एयर को कंसिडर नहीं करते हैं, कोई दूसरा मटेरियल फिलहाल कंसिडर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, ये के को डिस्कवर करने वाला कौन था, कूलम नहीं था, कूलम्स कांस्टेंट को डिस्कवर करने वाला था कैवेंडिश। ठीक है, और जिस तरीके से इसने उसको डिस्कवर किया था उसका नाम था टॉर्जनल बैलेंस मशीन। सिर्फ आप लोगों के लिए एक प्रिविलेज दे रहा हूं ताकि आपको ये बात पता रहे, टॉपिक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट, अगर हम लोग इस फॉर्मूले में जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला बनाया है उसमें अगर हम के की वैल्यू डालें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अगर मैं फॉर एयर के लिए बात करूं, फॉर एयर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फोर्स व्हेन एयर इज प्रेजेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो जिस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ
सिर्फ जिस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ ये, इसकी जगह मेरे पास आ सकता है फोर्स ड्यू टू एयर। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, ये फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू एयर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एप्सिलॉन आर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये फॉर्मूला बता क्या रहा है आपको, ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि दो चार्जेस के दरमियान मटेरियल रखने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता है। इस बात को तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे पास अगली बात आ रही है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी और वी कैन से इट्स अ रीजन अराउंड द चार्ज। तो दैट मीन्स कि एक चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है उसके सराउंडिंग में। अब आप बोलेंगे वो उस प्रॉपर्टी या उस इस चीज का हम करेंगे क्या, उसके सराउंडिंग में रीजन का करेंगे क्या। वो जो सराउंडिंग में रीजन है उसकी खास बात यह है कि उस रीजन में फोर्स लग रही होती है। अब आप बोलेंगे हमें कैसे महसूस होगा, आपको महसूस नहीं होगा, अगर आप एक टेस्ट चार्ज लगा के रखेंगे उस रीजन में तो उसको महसूस होगा। सो दैट रीजन स्पेसिफिकली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन क्या हुई, द रीजन अराउंड a source charge, the region around a source charge in which it has a tendency to exert force on test charge। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट इज द मेजर कॉन्सेप्ट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज आ गया, सोर्स चार्ज 2s ले लें, उसके सराउंडिंग में आपको एक रीजन नजर आ रहा है, ये जो रीजन आपके पास है ये आपके पास बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। व्हाट इज द मेन फंक्शन अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखें भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास क्या होती हैं, ये वो लाइंस होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, दीज आर द imaginary lines used, these are the imaginary lines used to specify the electric field around charge, around charge। okay, so these are the imaginary lines used to specify the electric field around a charge। एक तो बात ये हो गई, तो एक इसकी खास बात तो यहाँ पे मैंने बता दी है। सर ये देखें, एक प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं ना। अच्छा स्क्रीन शेयर है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, चेक करें रिकॉर्डिंग हो रही है। तो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली आप लोगों के पास एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, जो कि यूज की जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए अराउंड द चार्ज। लेट सपोज अगर चाहे हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव, उसके सराउंडिंग में हमारे पास एक फील्ड है। अब वो फील्ड का रीजन कितना वसी है या कितना ज्यादा एक्सटेंडेड है उसको मालूम करेंगे कुछ लाइंस को यूज करके। उन लाइंस को हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इज दैट ओके? तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज। पहली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दी है कि इट इज द imaginary line. These are the what? These are the imaginary lines used to specify the electric field around the charge. तो एक तो बात ये हो गई हमारी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। क्या मतलब है इस जुमले का? इस जुमले का मतलब ये है कि लेट सपोज आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इस सरफेस के हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात है सारी। चलें आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखें, अराउंड द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास जो होंगी उसकी जो लेंथ होगी वो एक जैसी नहीं रहेगी। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट या ये कह सकते हैं इक्वल लेंथ की नहीं होंगी, ठीक है ना। ये बात है सारी। तो लाइक दिस, ये देखें, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इनकी देखें लेंथ डिफरेंट है। सो दैट मीन्स कि जो रीजन है इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में वो आपके पास क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, अगर हम बात करें इन बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स, अगर मैं दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान की बात करूं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इज व्हाट? इज यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर दो प्लेट्स की अगर हम बात करें, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक आपके पास क्या है? नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये देखें, ये क्या है? यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म इन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, सो द लाइंस आर कमिंग रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेडियली कमिंग आउटवर्ड, ओके। अच्छा, अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की, सो द लाइंस आर कमिंग या एंटरिंग रेडियली इनवर्ड्स into the negative charge. All right, students, like this. इसको देखिएगा गौर से।
ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने डिस्कस की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ से आपको एक बात तो सीखने को मिली होगी। एक बात आपको ये सीखने को मिली ये होगी कि जो हमारे पास जो चार्ज है वो हमेशा मोनोपोल की फॉर्म में अवेलेबल होता है। चार्ज ऑलवेज एक्ट एज अ मोनोपोल। मोनोपोल का मतलब क्या है कि या तो चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी या इंटर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसी सिस्टम में इंटर हो और उसी सिस्टम में से निकल रही हो। ये होता है मैग्नेट के अंदर, बिकॉज मैग्नेट को अगर हम देखें तो मैग्नेट के अंदर दोनों पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ, तो एक पोल से निकलती हैं और एक पोल में इंटर होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर मार्केट से सिर्फ नॉर्थ पोल परचेज करने जाऊं तो वो मुझे सिर्फ नॉर्थ पोल उठा के दे दे मैग्नेट का, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सो दैट इज वाई मैग्नेट comes with a dipole and charge always act as a monopole. Okay, ओके, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव अहेड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? देखें भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये है द फोर्स एक्सपीरियंस by a unit positive test charge in an electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसकी शिद्दत को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इज दैट ओके? तो लेट सपोज अगरचे हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, उसको नाम दे लें क्यू। सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही है, और ये आपके पास टेस्ट चार्ज आ गया। इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो आपके पास है आर। ओके, अच्छा, अब ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज है, दैट इज अ सोर्स चार्ज एंड दैट इज द टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लग रही है? एक फोर्स लग रही है, ठीक है। अब जितनी शिद्दत होगी इस फोर्स की, उतनी ही आपके पास इस सोर्स चार्ज की क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत या इंटेंसिटी होगी, ठीक है। इसको आप स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, इंटेंसिटी को आप स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इसके सिंबल की। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिंबल होता है वो आपके पास होगा ई, इसका सिंबल आ गया। नेचर आपके पास इसकी है वेक्टर। यूनिट आपके पास क्या है इसकी? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। दोनों यूनिट काबिले कबूल हैं, दोनों बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो आपके पास फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन क्यू नॉट। ओके, अच्छा, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो अभी हमने पढ़ा था जैसे, बिकॉज मुझे लिंक करना है, रिलेट करना है अपने बात को। ये हमारे पास बेसिकली मैग्नीट्यूड फॉर्म था जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, और अगर मैं इसको डायरेक्शन के अंदर कन्वर्ट करूं इन वेक्टर फॉर्म, तो कोई वेक्टर फॉर्म मुश्किल नहीं है, वेक्टर फॉर्म बहुत इजी है। वह वेक्टर फॉर्म में ये होगा, वेक्टर फॉर्म के अंदर ये होगा कि हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², और आगे हमारे पास एक फैक्टर आ जाएगा यूनिट वेक्टर का, बस इतनी सी बात है। ये यूनिट वेक्टर बेसिकली हमें क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बस। और जब हम ये यहाँ तक आ ही चुके हैं तो इस एक बात को मैं तमाम स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास कूलम्स लॉ है वो न्यूटन थर्ड लॉ को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इट ऑल्सो सेटिस्फाइज न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पहला चार्ज दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा वो आपके पास बराबर है जो दूसरा चार्ज पहले पे लगाएगा, बस फर्क ये है कि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस बात को तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखना है। इट ऑल्सो सेटिस्फाई द न्यूटन थर्ड लॉ। फिलहाल जैसे मैंने अभी आपको ऊपर ये वेक्टर फॉर्म बताई, इसी तरीके से आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी, मतलब एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज E इज इक्वल्स टू F/Q0 इनटू यूनिट वेक्टर।
तो ये बेसिकली आपके पास दोनों वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, ये आपके पास सिर्फ एरो हेड की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखना चाहूं तो फॉर्मूला बन जाएगा एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ ई अपॉन क्यू नॉट, बस इतनी सी बात है। दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, अगर हम लोग थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कुछ चीज़ आएगी, उसको ज़रा समझते हैं। बिकॉज हमें ये वाली बात पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला था अभी हमने पीछे पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और दो चार्जेस हैं क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। अगर हम ये पूरा फॉर्मूला ऊपर उठा के रखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड फॉर्म पढ़ा रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू वन, सॉरी नॉट क्यू वन, दिस इज क्यू, क्यू इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्यू नॉट, ये आपके पास चीज आ जाएगी, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, क्यू नॉट जो बच गया, ठीक है। ये तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई, नीचे क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फॉर्मूला बन गया आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और आगे बच गया क्यू, नीचे आपके पास आ गया आर स्क्वायर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द या अराउंड द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी अराउंड द चार्ज। अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो आपको नजर आएगा कि ई का ताल्लुक आर स्क्वायर के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम एक फॉर्मूला बनाएं, एक सेकंड स्टूडेंट्स, अगर हम एक फॉर्मूला बनाएं यहाँ पर, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो आर स्क्वायर है इसका ताल्लुक ई के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, लाइक दिस, इज दैट ओके। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब आर की वैल्यू जीरो थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी आपके पास, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा थी। और जब आपके पास आर बहुत ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस बात को याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो कहाँ पर होती है, जब डिस्टेंस क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को याद रखें तमाम स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा अगर मैं एयर के लिए फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो एयर के लिए फॉर्मूला बन जाएगा ई फॉर एयर, मतलब दो चार्ज के दरमियान अगर एयर आ जाए तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, इज दैट ओके, ठीक है। अच्छा और जनरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, जनरली हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू ई ऑफ एयर डिवाइड बाय, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर। ये देखिए अगर आप गौर फरमाएं यहाँ पर, जो आपके पास फॉर्मूला बना है ये वाला, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, उप्स, ये अगर आप सिर्फ इस फॉर्मूले को देखें, सिर्फ इसमें जितना हिस्सा मैंने शेड किया हुआ है, तो ये शेडेड रीजन आपको क्या बता रहा है, ये शेडेड रीजन आपको बता रहा है कि इस पूरे शेडेड रीजन की जगह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन एयर इज प्रेजेंट डाल दिया, डिनोमिनेटर में आपके पास एप्सिलॉन आर बच गया। तो आप अगर इस फॉर्मूले का कंक्लूजन एक और लें तो आपको पता चलेगा कि ई का ताल्लुक एप्सिलॉन आर के साथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ऑल राइट, इस बात को अपने जहन में याद रखिएगा। अच्छा अगरचे हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसमें बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं, तो मैं एक की पॉइंट बता रहा हूँ, मेरे जहन में एक बात याद आई ताकि मैं आपको गुजार करता चलूँ। आपके पास ये एक चार्ज है, चार्ज बॉडी है, इसकी सरफेस के ऊपर क्या मौजूद है, पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। कंडक्टर हैविंग चार्जेस ऑन इट्स सरफेस, ये काम करेगा, इट एक्ट्स एज अ पॉइंट चार्ज, इट एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, मतलब आपने पॉइंट चार्ज के ऊपर कूलम्स लॉ, तमाम चीज़ें आपने समझी सीखी,
तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हमारे पास जो अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको समझना पड़ेगा। बेसिकली आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका कॉन्सेप्ट ये है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। ठीक है, मतलब ये है कि अगर चाहिए आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और इस सरफेस को क्रॉस कर रही हैं। तो ये देखें, ये सरफेस है, ये सरफेस है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये लाइन को देखें, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली इन ये जो लाइंस का गुजरना हुआ इन पॉइंट से सरफेस में से आर पार ही गुजर रही हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सिंबल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है, इसकी एक और डेफिनेशन ये बन सकती है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द क्रॉसिंग parallel to the vector area, crossing parallel to vector area, that is also called electric flux। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि अब आपने जो सरफेस कंसिडर किया उसमें से आपने एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया जो कि इस पूरे सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वेक्टर एरिया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से आर पार गुजरे, क्या गुजरे, आर पार गुजरे, तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ये इस वेक्टर एरिया के आर पार गुजर रही हैं, उससे भी आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। दोनों ही की सिचुएशन है, दोनों ही की बात है। फर्क ये है कि दोनों में हमने बस दो चीजें अलग अलग कंसिडर की हैं, पहले में सरफेस कंसिडर किया और यहाँ पे अभी मैंने कंसिडर किया है वेक्टर एरिया। दोनों का मतलब एक ही है। तीसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर हम लोग सिंबल की बात करें, सिंबल ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। यूनिट आपके पास क्या होगी, यूनिट आपके पास होगी न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा जिसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपके पास कुछ ये बन सकता है, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा ए। अच्छा, अब जब ये डॉट प्रोडक्ट है, हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ई डेल्टा ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक चीज आ सकती है, क्या चीज आ सकती है, यहाँ पे ये चीज आ सकती है कि अगर हम उसकी टाइप्स बनाएं, अगर हम देखें पॉजिटिव फ्लक्स, अगर हम देखें पॉजिटिव फ्लक्स या जिसको आप कह सकते हैं मैक्सिमम फ्लक्स, तो पॉजिटिव फ्लक्स या मैक्सिमम फ्लक्स कब आ सकता है, मैक्सिमम फ्लक्स या पॉजिटिव फ्लक्स तब आ सकता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर एरिया के पैरेलल गुजरें, व्हेन एक एक मिनट उसमें जी, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग पैरेलल टू वेक्टर एरिया। तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। और सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी कि हमारे पास छोटा सा एक वेक्टर एरिया आ गया और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं। ठीक है, अभी दोनों आपस में पैरेलल गुजर रहे हैं, तो हमें हमेशा जो फ्लक्स मिलेगा और मैक्सिमम मिलेगा, और कितना मिलेगा, ई डेल्टा ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, जो इसकी दूसरी टाइप होती है, इसकी जो दूसरी टाइप है उसको देख लेते हैं, उसका नाम है जीरो फ्लक्स या मिनिमम फ्लक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल सी,
इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग perpendicular to vector area, are crossing perpendicular to वेक्टर एरिया, तो इस सिचुएशन में हमारे पास हमेशा जीरो फ्लक्स आएगा। कैसे, मैं भी आपको बता देता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को। लेट सपोज ये आपके पास सरफेस है, ये वेक्टर एरिया आ गया डेल्टा ए। अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कुछ इस तरीके से गुजर रही है। तो अगर आप एक चीज नोट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ना सरफेस से क्रॉस हो रही है ना वेक्टर एरिया के पैरेलल है, तो है क्या, परपेंडिकुलर है। तो इस सिचुएशन पे आपको हमेशा कौन सा फ्लक्स मिलेगा, जीरो फ्लक्स मिलेगा। कॉस 90 जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो हमारे पास तीसरी जो टाइप है, तीसरी जो इसकी टाइप है, वो तीसरी बेसिकली आपके पास टाइप कहलाती है नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग opposite to the vector area, opposite to the vector area। मैं इसकी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, कि अब आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके की डायग्राम है। वेक्टर एरिया अब ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ अब ऐसे गुजर रही हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये वेक्टर एरिया दोनों आपस में अपोजिट हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकलेगी वो आएगी माइनस का ई डेल्टा ए। ओके स्टूडेंट्स, ये बात है। तो अभी हमने ये वाली बात पढ़ी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर किसी ओपन सरफेस में से पास हो रही हो, तो उस वक्त जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या होगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, तो इस सिचुएशन पे क्या हो सकता है, तमाम स्टूडेंट्स ने गौर से समझना है, देखना है, सीखना है इसको। देखें, सबसे पहला तो आप लोगों के पास जो पॉइंट है वो कुछ ये है कि अगरचे हमारे पास पॉजिटिव नेट फ्लक्स आ रहा है, मतलब ये पहली टाइप है पॉजिटिव नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कब होगा, ये तब होगा कि जब हमारे पास एक क्लोज सरफेस में पॉजिटिव चार्जेस हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गौर से सुनिएगा, इंटर तो दो हो रही हो, निकल तीन रही हो, चार निकल रही हो। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी इंटर हो रही है उससे ज्यादा बाहर लीव हो रही है। ठीक है ना। सो नंबर ऑफ लाइंस लीविंग, नंबर ऑफ लाइंस लीविंग is greater as compared to the number of lines entering। तो ये आपके पास जो फ्लक्स होगा ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ऐसा तब होता है, ऐसा तब होता है कि जब आपके पास नेट चार्ज क्लोज सरफेस में पॉजिटिव हो। नेट चार्जेस, नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस is what is negative। ठीक है स्टूडेंट्स, इज पॉजिटिव, सॉरी, इज पॉजिटिव। ऑलराइट, अगली बात, अगली बात कुछ ये है हमारे पास सेकंड, कि जीरो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, जीरो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये कब होगा। जीरो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब होगा जब पहली बात ये कि नेट चार्ज जीरो हो जाए। अच्छा, अब नेट चार्ज जीरो से मुराद क्या है, मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। जब हमारे पास सरफेस में अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, या ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं अगरचे कोई चार्ज ना हो, नो चार्ज, और अगरचे
जितने पॉजिटिव चार्जेस हों उतनी नेगेटिव चार्जेस हों। तो जो आपके पास इसका हम नेट चार्ज निकालेंगे वो क्या आएगा, दोनों सिचुएशन में जीरो आएगा। तो इस सिचुएशन में आपको कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा। और हम ये कह सकते हैं इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी कि जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं, लेट सपोज दो इंटर हुई, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगरचे हमारे पास दो इंटर हुई हैं, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, जितनी भी लाइंस एंटर हुई हैं उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकले। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ लाइंस लीविंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग। अब स्टूडेंट सवाल करता है सर ऐसे कैसे, बस देखिए ना, आप ये चीज एक नोट करें कि हमारे पास जो एंटर होता है, एंटर किस पे होता है, एंटर होता है नेगेटिव चार्जेस में, नेगेटिव चार्ज में एंटर होता है। और बाहर कैसे निकलता है, बाहर कहाँ से निकलता है, बाहर निकलता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें से आपके पास बाहर निकलती है। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव में से निकल रही है, नेगेटिव में एंटर हो रही है। सो इट मीन्स दैट कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है आपस में बराबर है, कैंसिलेशन हो रही है। ठीक है, ये बात है। सो अ क्लोज सरफेस प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद नो चार्ज इनसाइड, ये भी एक इंपॉर्टेंट इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। इस बात को तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखना है। आखिरी जो आपके पास है टाइप, वो आपके पास है नेगेटिव नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेगेटिव नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, मैं इसका आपको मतलब समझा देता हूं। इसका मतलब आपके पास ये है कि जब आपके पास नेट चार्ज इसमें क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तो अगर आपके पास नेट चार्ज नेगेटिव हो अंदर, या नेट चार्ज ज्यादा हो, तो फिर आपको हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। कैसे, अच्छा इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा इंटर हो रही हैं, निकल कम रही हैं। तो देखिए ना, इंटर होंगी कहां पर, जहां अब ये देखना चार इंटर हो रही है, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हैं और पॉजिटिव चार्जेस अंदर हो सकता है कम हो, तो बाहर कम निकल रही है। तो इसीलिए जब हम नेट चार्ज निकालेंगे तो सबसे ज्यादा सुपरमेसी किसकी होगी, नेगेटिव चार्ज की। सो दैट इज वाई नेट चार्ज क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस लीविंग इज लेस देन नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाएगा, नेगेटिव नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये मेरी बात क्लियर हो चुकी होगी।